अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कमल। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और आप सबको हमारी तरफ से सलाम। आज मैं सच कहूँगी मगर फिर भी हार जाऊँगी। वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ था तेरा ख्याल भी। कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ था तेरा ख्याल भी। दिल को खुशी के साथ साथ होता रहा मलाल भी। कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। तो आपने ये लाइनें या इशार तो सुने होंगे, आप सब जानते हैं, क्योंकि आज मोहब्बत और खुशबू की रोमांस की जो शायरा हैं परवीन शाकिर साहिबा, उनकी आज 71वीं सालगिरह है और उन्होंने पहली अवार्ड जो किताब लिखी उन पर उनको आदमजी अवार्ड मिला। वो काफ़ी मकबूल हैं, साल साल से जो है ना हर नस्ल दर नस्ल लोग उनको पढ़ रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, शेयर करते हैं, लोग उनके बारे में जो है लिखते हैं। उन्हें जो है वो तमगा हुस्न कारकर्दगी से भी जो है नवाजा गया, उन्हें मुख्तलिफ अवार्ड्स मिले। इसके अलावा कराची से उनकी पैदाइश थी, 24 नवंबर को पैदा हुई वो, और वो खुश नसीब शौरा में उनका शुमार होता है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही मकबूलत के आसमान को छुआ। उन्हें कई अवार्ड्स मिले, कई किताबें आईं, कई मजमूए आए और जो है उन्होंने काफ़ी नाम कमाया। और अभी तक भी जो है ना वो परवीन शाकिर साहिबा को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। उनके चाहने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है, उनको पढ़ने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। परवीन जो है वो शाकिर से पहले किसी ने जो है वो इतनी बेबाकी से, इतने खूबसूरत अंदाज में जो वुमेन है या वुमेन सेंटिमेंट्स हैं उसको डिपिक्ट या पोर्ट्रे नहीं किया था। तो ये वो पहली खातून शायरा थी जिन्होंने इसको इस तरीके से पोर्ट्रे किया और प्रोजेक्ट किया, जिसे खासा पसंद किया गया, ना सिर्फ ख़वातीन की तरफ से बल्कि जो है वो मर्द हजरात की तरफ से भी। क्योंकि वैसे देखते हैं ना कि अब शायरी की अगर बात हो तो चाँद पर शायरी होती है, चाँद के बारे में होती है, चाँद से रिलेट कर दिया जाता है ख़वातीन को। तो ज़्यादातर वो चीज़ें हुस्न की तारीफ़ और वो सारी चीज़ें औरतों के लिए की जाती हैं। लेकिन ख़वातीन क्या सोचती हैं, उनके क्या जज्बात हैं, उनके क्या एहसासात हैं, उसको शायरी में ढाला, ये परवीन शाकिर का बड़ा काम था। तो दिसंबर 1994 को इस्लामाबाद में एक ट्रैफिक हादसा हुआ जहाँ वो जहाँ बाग हो गई। बहरहाल हम जो है वो उन्हें याद करते हैं और उन्हें पसंद करते हैं। इसके बाद अपनी अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और वो ये है कि मरियम जो है वो पाकिस्तान की पहली खातून शहीद फाइटर पायलट ऑफिसर थी। आज उनकी भी जो है वो बरसी है। मरियम मुख्तार 18 मई 1992 को कराची में पैदा हुई थी और मरियम मुख्तार का शुमार लड़ाका तैयारी की उन ख़वातीन पायलट्स में होता था जिन्हें महाज़ जंग तक जाने की इजाज़त थी। तो ये बड़ा कम लोगों को ये एजाज़ हासिल है। तो ये मरियम मुख्तार के सर पर आया, उनके सर पे ये सहरा सजा। मरियम मुख्तार ने 6 मई 2011 में पाकिस्तान एयरफोर्स में शमूलियत अख्तियार की थी और 24 नवंबर 2015 की सुबह मरियम जो हैं वो ज़िला मियांवाली के गांव में पैदा हुई और वहाँ पर परवाज़ कर रही थी तो अचानक इंजन में आग लगी और वो जो तैयारा है वो नीचे जाने लगा। इस संगीन सूरत हाल में ज़रूरी होता है कि आप जो है वो जहाज़ से फ़ौरी तौर पर छलांग लगा दी जाए और अपनी जान बचाई जाए, और ऐसा मरियम कर सकती थी। लेकिन मरियम शहीद और साकिब अब्बासी के जो ज़मीर हैं उन्होंने फ़ौरन छलांग लगाना गवारा ना किया और अपनी जान जो है वो उसमें तैयारे में वहाँ पर पायलट में रहीं और गंवाई। तो मरियम मुख्तार जो है बतौर फ़ाइटर पायलट पाक फ़िज़ाइया में उन्होंने शमूलियत अख्तियार की और जो है उन पर डॉक्यूमेंट्रीज़ भी बनी है, मूवीज़ भी बनी हैं काफ़ी ज़्यादा। जो है ना उसके बाद इंस्पायरिंग स्टोरी साबित होने की वजह से बहुत बड़ा एक रुझान डेवलप हुआ कि ख़वातीन पहले पायलट्स तो बनती थी लेकिन फ़ाइटर पायलट्स बनने की तरफ भी जो है ना वो अब ख़वातीन जो है वो इंटरेस्ट शो कर रही हैं और इस फील्ड में एक्सेल कर रही हैं। तो हम ये देखते हैं कि ख़वातीन जो है वो हर मैदान में अपना पंजा गाड़ रही हैं, चाहे वो जंग का मैदान हो, चाहे हमने भी परवीन शाकिर साहिबा की बात की तो उन्होंने शायरी के मैदान में, राइटिंग में अपना एक जो है वो नाम बनाया। तो अगर ख़वातीन चाहें तो बहुत कुछ कर सकती हैं। जैसे हम बात करते हैं ना कि हम अपने दिन के आगाज़ में कि हमें बहुत कभी लग रहा होता है कि यार हम कुछ नहीं कर सकते या हम बस बैठे हुए या ये टीवी देख लिया या पूरा दिन ऐसे ही गुजर गया। लेकिन नहीं, अगर आप करना चाहें, अगर आप टाइम करना चाहें तो हम उसको मैनेज करें और अच्छे से अच्छा काम कर सकें। अगर आप अपनी ख़वातीन को, अपने घर में माओं को, बहनों को, बेटियों को सपोर्ट करेंगे तो हर घर से मरियम मुख्तार पैदा हो सकती हैं, हर घर से परवीन शाकिर पैदा हो सकती हैं। अभी हमने पिछले दिनों शो किया जिसमें हमने बहुत सारी ऐसी ख़वातीन को बुलाया था
जिसमें आपने देखा था कि उन्होंने बहुत छोटे पैमाने पर अपने काम शुरू किए, उनको इस्टेब्लिश किया और बहुत ही जो है वो इनिशिएटिव्स लिए छोटे छोटे, और आज वो कहाँ पर हैं। तो लेकिन इस सब के लिए जो घर वाले हैं उनकी सपोर्ट होना ज़रूरी है, ताकि इस सपोर्ट के साथ वो अपने काम को आगे बढ़ा सकें, अपनी बच्चियों को, अपनी माँओं को, बहनों को आगे बढ़ा सकें। और उस दिन भी मैंने यही बात कही थी कि हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन का हिस्सा है उसमें ख़वातीन की तादाद उतनी ही है जितनी मर्दों की, बल्कि 2% ज़्यादा ही है। 52% के करीब जो है वो सेंसस में जब आया तो वो था कि ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है। तो अगर हम ख़वातीन को एम्पावर करेंगे, ख़वातीन को ख़ुद मुख्तार करेंगे, ख़वातीन को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, ख़वातीन को बाशऊर बनाएंगे, तो ये माशरा एक अच्छा माशरा बन सकेगा, एक अच्छे माशरे की तश्कील हो सकेगी। मरियम मुख्तार जैसे नाम हमारे सामने आ सकेंगे। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसी ख़वातीन हैं जो अभी तक मुख्तलिफ़ फील्ड्स में एक्सेल कर रही हैं। तो मरियम मुख्तार की आखिरी जो है वो 8वीं बरसी आज मनाई जा रही है, उस हवाले से हमने बात की। परवीन शाकिर साहिबा की भी जो है वो सालगिरह है, इस हवाले से भी बात की। इसके साथ साथ कुछ कराची के मौसम का भी जिक्र करते हैं। कराची का जो मौसम है वो अब जो है ख़ासा बदल रहा है और अब खुनकी बढ़ती जा रही है, ठंडक की तरफ जो है वो माहौल जा रहा है। लेकिन बड़ा मुझे अफसोस हो रहा है कि अभी तक जो है ना वो तेज़ जो ठंडक का माहौल है ना वो आई नहीं है कराची में। मुझे तो हमेशा से इंतज़ार रहता है कि जल्दी सर्दी का मौसम आ जाए और हम उसको एंजॉय कर सकें, लेकिन अभी तक इतनी खासी ठंड नहीं है। बहरहाल क्या अपडेट्स हैं और वेदर फोरकास्ट क्या कह रहा है कि कब से जो है तेज़ ठंड होगी, कराची का मौसम कैसा होगा, इसी बारे में बात करेंगे। हमारी नुमाइंदा आयमा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आयमा, बताइएगा कराची का मौसम कैसा है और क्या कह रहे हैं, कब सर्द और यखबस्ता हवाएं कराची में चलेंगी? जी वालेकुम अस्सलाम रमशा। देखें कराची में बिलखसूस जो सर्दियां हैं वो अमूमन लेट ही आती हैं। इस वक्त भी, इस साल भी जो हैं वो सर्दियां हम देख रहे हैं कि नवंबर का महीना भी अब एंड होने को है, लेकिन अभी भी जो है वो शहर में गर्मी का राज बरकरार है। आज भी महकमा मौसमियात की जानिब से यही कहा गया है कि पारा जो है वो 30 से 33 डिग्री तक जाने का इम्कान है, जबकि साथ ही साथ महकमा मौसमियात सरदार सरफराज यही बताते हैं कि दिसंबर के आगाज़ से जो है वो सर्दियों का शहर कायद में बाकायदा तौर पर सर्दी जो है वो यहाँ कराची में एंट्री देगी। जबकि साथ ही साथ जो है वो नवंबर के महीने में भी जो है वो हमने देखा कि सर्दियाँ जो है वो नहीं आई। बीच में हमने देखा कि मौसम जो है वो सर्द हो गया था, दोपहर के औकात में हल्की हल्की ठंडक महसूस की जाने लगी थी, लेकिन अब जो है वो दोबारा से पारा जो है वो 30 से 33 डिग्री के दरमियान है। जबकि साथ ही साथ जो है वो हवा में जिसकी वजह जो है वो इस वक्त करार हवा में नमी का तनासुब। अभी भी आप जहाँ पर खड़ी हुई हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इस वक्त धूप नज़र आ रही है। हवा कैसी है इस वक्त, ठंडी है या नहीं है? ठंडी हवा, गर्म हवा चल रही है? जी बिल्कुल। हाँ, इस वक्त तो हम हिल पार्क में खड़े हुए हैं और यहाँ पे अगर हवाओं की बात करें तो हवाएं जो हैं वो शुमाल मशरिक की जानिब से चल रही हैं और हवाओं की रफ्तार जो है वो इस वक्त 7 नॉटिकल माइल रिकॉर्ड की जा रही है। ठंडी हवा चलने के बायस जो है वो तेज़ धूप के साथ साथ हल्की ठंडक भी जो है वो महसूस की जा रही है। जी बिल्कुल ऐसे ही उम्मीद ये कर रहे हैं आयमा कि जैसे आप बता रही हैं कि ठंडक का आगाज़ होने जा रहा है, तो जल्दी अब आगाज़ हो जाए, क्योंकि नवंबर का भी ऑलमोस्ट अब एंड की तरफ हम जा रहे हैं। और अगर मौसम ठंडा नहीं हुआ तो कराची वालों के कपड़े तो सारे अलमारियों में ही रह जाएंगे, हमें पहनना नसीब ना होंगे। तो थैंक यू सो मच आयमा, आपने हमें अपडेट किया। आप वेदर एंजॉय कीजिए। बहुत खूबसूरत जगह पर आप इस वक्त खड़ी हुई हैं। यहाँ तो मैं चाय का मग वहाँ बैठ के पी रही होती तो क्या ही मज़ा आ रहा होता। थैंक यू सो मच आयमा, आपने अभी अपडेट किया। मज़ीद भी आपको चीज़ों के बारे में आगाह करेंगे, लेकिन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो अब हम बात करेंगे कि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है और इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके हवाले से हम बात करेंगे। लेकिन साथ साथ एक ख़बर ये भी आई कि हमने देखा कि जो इस वक्त पाकिस्तान से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तान से नौकरियों के लिए जाने वाले अफराद हैं, उनके लिए एक नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है, क्योंकि एक बड़ी तादाद है, तकरीबन 8.5 लाख के करीब अफराद हैं जो कि बैरून मुल्क की तरफ नौकरियों के लिए तलाश के लिए जा रहे हैं और मुंतकिल हो रहे हैं पाकिस्तान से। अब बात यह है कि इतनी बड़ी तादाद में जब लोग यहाँ से निकलेंगे और जाएंगे तो उसका इम्पैक्ट और इफ़ेक्ट क्या आएगा। दूसरी बात ही कि अगर गुज़िश्ता माली साल की बात की जाए तो तकरीबन 8 लाख और 30 हज़ार के करीब जो अफराद थे पाकिस्तान से, वो बैरून मुल्क नौकरी के लिए गए थे। और अभी भी
जो पासपोर्ट में हमने पिछले दिनों देखा था कि कितनी लंबी लंबी लाइनें पासपोर्ट ऑफिस में लगी हुई थी और हर शख्स ये चाहता था कि हम बस पाकिस्तान से किसी तरह से बाहर निकल जाएं। इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि चाहे वो स्टडी पर्पज़ के लिए जाएं, चाहे वो नौकरी के लिए जाएं, चाहे वो किसी भी बहाने से किसी भी तरह से कोशिश करके जाएं, पाकिस्तान से लोग जाना चाहते हैं। लेकिन अच्छा, अब हमें इसमें डिस्कस ये करना है कि यहाँ से जो लोग बाहर जा रहे हैं तो आया वो पाकिस्तान के लिए किस हद तक हेल्पफुल हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी में उनका कितना कंट्रीब्यूशन है और वो क्या कर सकते हैं पाकिस्तान से जाकर। क्योंकि अब दो तरह की बहस शुरू हो गई है। एक तो ये बहस हो रही है कि जनाब ये जो पाकिस्तान से इतनी बड़ी तादाद में नौजवान जा रहे हैं तो पाकिस्तान में ब्रेन ड्रेन होगा, पाकिस्तान में कैसे स्किल्ड लोग काम करेंगे, पाकिस्तान में क्या होगा, एक सवाल ये उठ रहा है। दूसरी तरफ ये हो रहा है और पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब हैं कि लोग जा रहे हैं। दूसरी तरफ ये है कि क्या इनके जाने का इम्पैक्ट, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी बेस करती है कि हम जो है वो जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, एक वो डॉलर जो हम हमारा पूरा करते हैं और एक वो रेमिटेंसेस हैं। तो क्या इनके जाने से जब रेमिटेंसेस मज़ीद आएंगी तो पाकिस्तान की इकॉनमी को सपोर्ट मिलेगी? इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे बिजनेस रिपोर्टर और बिजनेस हेड डेस्क मौजूद हैं अशरफ खान साहब। वेलकम टू द शो अशरफ साहब। और साथ साथ आज हमारे साथ अदनान पराचा साहब भी मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर एसोसिएशन के एक्स वाइस प्रेसिडेंट रहे, एक्स स्पोक्स पर्सन रहे और आज एज एक्सपर्ट हमारे साथ शो में मौजूद हैं। वेलकम टू द शो अदनान साहब। शुक्रिया जी। तो सबसे पहले अशरफ साहब, ये जो खबरें आ रही हैं, इस वक्त का डाटा, पिछली बार का डाटा उठाते हैं तो 8 साढ़े 8 लाख के करीब और इस दफ़ा भी कुछ ऐसे ही फिगर सामने आ रहे हैं। तो क्या है ये खबर, यह पाकिस्तान के लिए मस्बत है, मनफी है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? जी देखिए रमशा, पहले तो ये चीज़ समझनी होगी, बहुत सारे लोग पाकिस्तान की जो नेगेटिव बातें हैं बहुत ज़्यादा फैलाते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल देखें तो हम इकोनॉमिक सिचुएशन को देखते हुए कि इंडस्ट्री की क्या हालत है, क्या नौकरी दे सकते हैं वो, तो जो नज़र आ रहा है कि 50% प्रोडक्शन पे नज़र नहीं आ रहा है, तो लोग इसकी वजह से पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं क्योंकि अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि अगर यहाँ नौकरी नहीं है और वो यहाँ पर अपने घर वालों के लिए बाहर कमाने जा रहे हैं तो ये ब्रेन ड्रेन नहीं कहलाएगा, हम अपॉर्चुनिटी उठाने जा रहे हैं। और हम अभी भी बहुत कम लोग जा रहे हैं, 7 लाख 8 लाख या 9 लाख रिकॉर्ड गया हुआ है यहाँ पे पाकिस्तान में, 9 लाख लोग भी जा चुके हैं। लेकिन अगर हम देखें कि अगर इसको हम रिकॉर्ड ब्रेक करते हैं तो पाकिस्तान के लिए क्या फ़ायदा है, अगर हम देखें तो रेमिटेंसेस की मद में जो है अरबों डॉलर आते हैं। सबसे पहली बात बताऊं, इस दफ़ा जो बजट आया है उसमें $33 बिलियन 33 अरब डॉलर का हदफ रखा है कि रेमिटेंसेस यानी एक्सपोर्ट से ज़्यादा, एक्सपोर्ट रखी है 30 अरब डॉलर, रेमिटेंसेस रखी है 33 अरब डॉलर, यानी कि कहा है कि हम पूरे रवा माली साल में 63 बिलियन जो हम कमाएंगे रेमिटेंसेस और एक्सपोर्ट से। अब एक्सपोर्ट अगर हम देखें तो एक्सपोर्ट के लिए आपको गैस के लिए सब्सिडी देनी है, बिजली के लिए कुछ देना है, सब कुछ देना है। लेकिन यहाँ जो पाकिस्तानी वर्कर्स बाहर जाके काम कर रहे हैं वो अपने वतन के लिए, अपने घर वालों के लिए वो पैसे कमा के जो भेजते हैं उसमें उनको कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बेहतर रेट, यहाँ के लोगों को सहूलत। अब यहाँ पे क्या है कि जो लोग जा रहे हैं उसमें साहब पिछले दिनों ये भी हुआ कि रेमिटेंसेस भेजना भी बहुत सारे लोगों ने होल्ड कर ली, बंद कर ली, क्योंकि डॉलर रेट इतना फ्लक्चुएट कर रहा था, हाई हो गया। दूसरी बात, ये इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी ख़राब थी, पॉलिटिकल सिनेरियो इतना ख़राब था कि जिसकी वजह से रेमिटेंसेस भी लोगों ने भेजना बंद कर दी। तो ये भी एक कॉज है कि जब तक स्टेबिलिटी नहीं होगी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल एंड डॉलर रेट में, तब तक ये रेमिटेंसेस नहीं बढ़ सकती। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा है कि आप देखें ना कि इंटर बैंक अगर आपका मिल रहा है 250 रुपये एग्जाम्पल लेते हैं और 280 रुपये मिल रहा है आपका ओपन मार्केट, 30-40 रुपये का कौन नुकसान करेगा $1 पे? मतलब 30-40 रुपये बड़ी अमाउंट होती है, तो वो क्या करते हैं कि वो होल्ड कर लेते हैं। अब इसका अगर हम इम्पैक्ट देखें, मईशत को क्या नुकसान हुआ कि आपकी रेमिटेंसेस गिरती गई। अप्रैल 2022 की बात करूं कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस $3 अरब हम लेकर आए एक महीने में, $3 अरब तारीख में कभी नहीं आई। और हमने फिर खबरें दी, हम भी खुश हुए कि भाई चलो मुल्क की मईशत के लिए अच्छा हम आगे जाएंगे। आपने पहले भी ये बात की। अब उसके बाद वो गिरी है और ऐसी गिरी कि $2 अरब से नीचे आ गई। अब कंसर्न्स ये है कि हमें इकदाम उठाने चाहिए कि क्या इशूज़ हैं। अब आपने अभी जैसे बताया पिछले माली साल में मतलब 8,30,000 लोग गए, तो आपकी रेमिटेंसेस बढ़नी चाहिए। जो पहले गए हुए वो तो गए हुए हैं, लेकिन 8.5 लाख या 8,30,000 गए तो बिल्कुल बननी चाहिए। अब इसकी क्या वजूहत हैं तो बिल्कुल अदनान पराचा साहब, अब बात तो ये है कि सबसे पहली बात ये कि बहुत ही बुनियादी सवाल जहाँ से इस्टेब्लिश करेंगे कि क्या वजह है कि इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी बाहर जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में क्या अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं या वहाँ पे बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और फिर क्या कि जो जब जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर क्या आता है। इधर इट इज़ वेरी हेल्पफुल, जैसे अशरफ साहब ने भी कहा कि मनफी प्रोपेगेंडा हमारे यहाँ बहुत जल्दी पोर्ट्रे कर दिया जाता है, जबकि चीज़ें ऐसी नहीं कि आपने बहुत फैसिलिटेट किया वो। तो आपकी नज़र में एज एन एक्सपर्ट आपका क्या व्यू है इसमें? देखें, बहुत शुक्रिया जी।
ये कोई अब से लोग नहीं जा रहे, ये 70s लेट 70s से ये स्टार्ट हुआ था ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट का बिज़नेस, और ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने स्टार्ट किया था, और ये गल्फ़ स्टेट्स के अंदर स्टार्ट हुआ था। ग्रेजुअली जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ती रही और उसके साथ यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ कम हुई और बाहर एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जब मिलना स्टार्ट हुई, तो हमने फोकस किया ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट की तरफ और लोगों ने बाहर जाना शुरू किया, जिसकी वजह से यहाँ पे उनके घरों के अंदर खुशहाली भी आई। सही। क्योंकि यहाँ पे एक लेबर कैटेगरी या दूसरी जो कंस्ट्रक्शन के और दूसरी फील्ड के लोग हैं उनको वो सैलरीज नहीं मिल पा रही थी जो कि आपके स्पेशली गल्फ़ स्टेट्स में मिल रही थी। अब आपकी पॉपुलेशन तकरीबन 24 करोड़ के करीब है। आप कहते हैं कि जी वर्कफोर्स हमने 8 से 8.5 लाख वर्कफोर्स हमने एक्सपोर्ट कर दी। पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे पास यूथ है कितनी। क्या अगर आपके पास 55 to 57% आपकी वर्केबल जो यूथ है जो वो आपके पास अवेलेबल है और उसकी यूटिलाइजेशन यहाँ पे नहीं हो पा रही, तो आपने उसका क्या करना है? क्या हम उसको स्ट्रीट क्राइम में या दूसरी चीज़ों में लेके जाएंगे, या उस वर्क फोर्स को आप यहाँ से पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट करेंगे और जो रेमिटेंसेस भेजने का सबब बनेंगे? और रेमिटेंसेस के अंदर जो इजाफा देखने में आया है, जो कि आपकी देखिए 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपकी, एक्सपोर्ट, रेमिटेंसेस, एफडीआई आपने देखा कि पिछले कुछ अरसे से एफडीआई के अंदर बहुत कमी आई है, एक्सपोर्ट हमारी डाउन हो चुकी हैं। हमारे पास रेमिटेंसेस ऐसा सहारा है जिसकी वजह से हम अपने मुल्क के अंदर एक स्टेबिलिटी ला सकते हैं। रेमिटेंसेस के अंदर 2023 के अंदर आप ये देखें कि हमारा फिस्कल ईयर 2023 से 24 जो स्टार्ट हुआ है, तो रेमिटेंसेस हम 2 अरब और 2 अरब 10 करोड़ तक लेके जा सके हैं। अब वो रेमिटेंसेस हमारी अब इस अक्टूबर के महीने के अंदर हमारी रेमिटेंसेस बढ़ी हैं। अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर इसी तरीके से फोकस रखा जाए और इंटरबैंक और ओपन मार्केट के गैप को कवर रखा जाए और हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का एतमाद हासिल कर लें, बिल्कुल एग्जैक्टली, तो एतमाद हासिल करने से क्या होगा कि हमारी रेमिटेंसेस के अंदर इजाफा होगा। सिनेरियो ऐसा क्रिएट करना चाहिए। अच्छा, एक और सवाल मैं आपसे ये करना चाहती थी दान प्राची साहब कि पाकिस्तान ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर एसोसिएशन जो है उसका क्या काम है? वो किस तरीके से जो है ना, वो कोई अगर बाहर जाना चाहता है तो वो किस तरीके से आप लोगों की मदद हासिल कर सकता है, या ये एसोसिएशन किस लिए बनाई गई, क्या काम करती है, किस तरह से जो है ना वो लोगों को प्रमोट करती है यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के हवाले से? देखिए, हम ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स जो है एचआर मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं और हमारे ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन हमारी अथॉरिटी है। हम लोग मुल्क से बाहर गल्फ़ स्टेट्स के अंदर स्पेशली जाके वहाँ से जॉब्स जनरेट करते हैं, वहाँ से डिमांड्स लेके आके यहाँ पे अब प्रॉपरली परमिशंस लेके, और तकरीबन हमारे इस टाइम पे 24 से 2500 एक्टिव ओवरसीज़ ऑफिसेज़ हैं अक्रॉस द पाकिस्तान, और हम लोग एडवर्टाइज़ करके और ये हम मार्केटिंग करके हम यहाँ से यूथ को, हम जो ट्रेंड यूथ है या अनस्किल्ड यूथ है वो उसको यहाँ से बाहर भेजते हैं। अब देखने में ये आया कि पिछले कुछ अरसे में एक कॉन्सेप्ट बिल्ट हुआ कि जी ब्रेन ड्रेन का। अब ब्रेन ड्रेन के अंदर आप ये देखें कि अगर हमने 8.25 लाख वर्क फोर्स पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट की है तो उसके अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज़ का किया है। अब स्पेशली हमने क्या किया, अफसोस की बात है कि हमने उस यूथ को जो बाहर भेजना था स्किल्ड करके और हाईली स्किल्ड करके हमने उसको एज ए लेबर भेजा। 3.5 लाख 8,30,000 में 3.5 लाख के करीब हमने लेबर भेजी, 1.5 से 2.25 लाख हमने ड्राइवर्स भेजे, उसके अलावा हमने कई लाख से 1.5 लाख हमने दूसरी टेक्निकल ट्रेड्स के अंदर शटरिंग, स्टील, मेसन, इस तरह के लोग भेजे। तो मैं नहीं समझता कि यहाँ पे कोई ब्रेन ड्रेन है। अगर हमने 60 से 70 हज़ार वर्क फोर्स हाईली स्किल्ड और प्रोफेशनल भेजे जो कि ब्रेन ड्रेन के कॉन्सेप्ट में आते हैं, जिसमें डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं या डिफरेंट फील्ड के अंदर सेल्स के अंदर लोग हैं, तो वो एक वक्त की ज़रूरत है। जब यहाँ पे यूटिलाइजेशन नहीं होगी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री के अंदर, या यहाँ पे देखें अब एक डॉक्टर को, नॉर्मल डॉक्टर को यहाँ पे 60, 70, 80 हज़ार से ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती। यही डॉक्टर पाकिस्तान से बाहर गल्फ स्टेट्स में जाता है और वहाँ पे 6 से 7 लाख रुपए उसको सैलरी मिल जाती है। तो डेफिनेटली हमारे यही लोग जो है यहाँ से बाहर जाएंगे और अपॉर्चुनिटीज़ को हासिल करेंगे। बिल्कुल ऐसे। अच्छा अशरफ साहब, इस तमाम जो बात अदनान साहब भी कर रहे हैं कि ये अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है और यहाँ पे जाहिर सी बात है हमारे यहाँ
सैलरी इतनी हाई नहीं है और फिर लोगों की बेहतरी के लिए, अपने वेलफेयर के लिए, घर वालों के लिए, फिर वो तो हमारी इकॉनमी के अंदर ही रहा है। अच्छा, पिछले दिनों हमने ये भी देखा था कि एहतजाज भी किया गया था पाकिस्तान ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट एसोसिएशन की तरफ से भी कि फ़ीस वगैरह ना बढ़ाई जाए और लोगों को प्रमोट करने दिया जाए, मामला था। और इससे क्या इम्पैक्ट आया, क्या वो चीज़ जो है वो रिवर्ट हुई या नहीं हुई? देखिए, एक तो हमारे यहाँ एहतजाज जो करते हैं तो रिकॉर्ड कराने के लिए होता है, लेकिन जिनको काम करना होता है मुतलका इदारे, अगर वो काम नहीं करना चाहें तो आप एहतजाज करें, हड़ताल करें, कुछ नहीं होता है। जैसे आप इंडस्ट्री का देखते हैं, उसी तरीके से जो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर जो फीस थी 2000 की, वो 4000 कर दी। लेकिन ये जो बोझ आया तो क्या वजह थी इसकी, क्यों उसका ये है कि जो सर्विसेज की उन्होंने देखा कि बहुत तेज़ी से लोग जा रहे हैं तो आमदनी हो सकती है, तो उसका वो आपका ये है कि जो फीस की मद में वो लेते हैं तो उसको सर्विसेज देते हैं। सही है। अब वो क्या है कि ये लोग भी जब आगे से भेजते हैं प्रमोटर्स, जो फ़ी पासपोर्ट है उसकी फ़ीस थी कि बंदा जा रहा है तो इंश्योरेंस होगा, उसको सहूलत दी जाएगी, तो 2000 फ़ीस थी 4000 रुपये कर दी, यानी दुगनी कर दी गई। वो भी बोझ उसके ऊपर आया। अब फ़ायदा ये देखना है कि वो जो सहूलत के लिए पैसे भरे हैं क्या उसको मिल रही है, वो तो अदनान साहब बताएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें जो इश्यूज़ हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं। एक जैसे मैं हूँ, मैं चाहता हूँ कि बैरून मुल्क जाऊँ, मैं पाकिस्तान से जा रहा हूँ तो मैं कहाँ कहाँ रजिस्टर्ड हूँगा, उसका मुझे अगर खुदा न खासा मैं वहाँ पे कुछ हो जाता है तो उसका यहाँ पे अगर मैं इंश्योर्ड में क्या सहूलत मिलेगी, मिलती है या नहीं मिलती है। पूरी दुनिया में ये सिस्टम है। यहाँ पे है सिर्फ इशूज़ कि बस आप ला के दे दो और उनको कोई नहीं पूछेगा। जो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं सबसे ज़्यादा आपको पता है ड्राइवर जाते हैं, वर्कर जाते हैं, मेसन जो मिस्त्री वगैरह टाइप के, तो गल्फ़ ममालिक में जाते हैं, जैसे दुबई में जाते हैं, यूएई में जाते हैं, मतलब अबू धाबी में जाते हैं, सऊदी अरब में जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा आपको पता है पाकिस्तान में रेमिटेंसेस कहाँ से आती है? सऊदी अरब से पहले नंबर पे है, फिर दूसरे नंबर पे यूएई आता है। बाकी दूसरे ममालिक हैं, लेकिन हम वहाँ क्यों नहीं जा सकते, उसका बड़ा सवाल है। वो भी अदनान साहब बताएं, क्योंकि वहाँ पे आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। अच्छा अदनान साहब, तो क्या इसका फ़ायदा क्या मिल रहा है और किस तरह से जाना वो, और फिर कि अगर इस एसोसिएशन के थ्रू जा रहे हैं तो वो जैसे अशरफ साहब बात कर रहे हैं कि किस तरह से आप उन लोगों को पे चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं, क्योंकि बाहर जाके और भी इशूज़ हैं, गारंटी, सिक्योरिटी, उनकी वेलफेयर, तो ये आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैं अशरफ साहब की बात को कंटिन्यू करूंगा। अलमिया हमारे मुल्क के अंदर ये है कि हम जब हमारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस और डिपार्टमेंट्स जो एसोसिएशंस हैं, जब मुल्क की तरक्की के लिए हम अपना किरदार अदा करते हैं तो हमें गवर्नमेंट वाले डिपार्टमेंट्स की तरफ से हमारे ऊपर इतनी ज़्यादा चीज़ें लागू कर दी जाती हैं जिसकी वजह से हम जो है उस तरक्की के अमल के अंदर रुक जाते हैं। सही। अब जैसे कि हमने एक स्ट्राइक की थी आज से 2-3 महीने पहले, तो एक ओपीएफ की फ़ीस है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन की, और ये फ़ीस वो फ़ीस है जो हर बाहर जाने वाला बच्चा भरता है, गरीब बच्चा भरता है। जब 2000 रुपया फ़ीस थी तो उसको उन्होंने डायरेक्ट ही 4000 रुपये कर दी। अब उसका रिवॉर्ड क्या मिलता है कि अगर इन केस ऑफ डेथ अगर वो 3 लाख रुपया अगर ओपीएफ उसको देती है तो वो 3 लाख भी 2-2, 3-3, 4-4 साल के लिए उसके पीछे फैमिली जो है उसके लिए धक्के खाना पड़ जाते हैं। अब 8-8.5 लाख वर्क फोर्स अगर उसके अंदर 4000 रुपया फ़ी बच्चा देंगे तो ये अरबों रुपया बनता है जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन के पास पड़ा होता है, लेकिन वो ट्रांसफ़र नहीं करते मुतासरा फैमिली को। ठीक है, हमारा ये एहतजाज था कि जब आप इस तरह हैं तो उसकी फ़ीस जब आप बढ़ा रहे हैं तो मुतासरा ख़ानदान के लिए आप इंश्योरेंस की उसको भी बढ़ाएं ताकि जो जाने वाला है वो तो चला जाएगा लेकिन उसकी फैमिली तो सपोर्ट हो सके। क्योंकि उसकी जो इंश्योरेंस की मद में कितने पैसे मिलते हैं, यानी कि अगर वो जो पैसे दे रहे हैं तो इंश्योरेंस होता है, खुदा न खास्ता उसकी वहाँ इंतकाल हो जाता है तो उसको इंश्योरेंस की मद में कितना? 3 लाख रुपए जी है, 3 लाख रुपए। अब स्टेट लाइफ की इंश्योरेंस है, वो भी मिल जाते हैं कि नहीं मिलते, ये भी सवाल। बस ये तो जी सवाल है, ये तो गवर्नमेंट के इदारों ने चेक करना है कि जी हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी को परेशानी क्या है। इसमें यहाँ पे कुछ फिगर्स थे मेरे पास डाटा में, वो कुछ समथिंग अरब रुपए जो है ना वो बनते हैं अभी जो आपने जी इसी तरीके से डाटा शेयर किया। इसी तरीके से स्टेट लाइफ को जाते हैं, स्टेट लाइफ को 2500 रुपये वो हर जाने वाला बच्चा देता है, उसके लिए इंश्योरेंस उन्होंने 10 लाख रुपए की रखी है। देखिए, जब हम फोकस करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी पे, जब हमारी हर गवर्नमेंट ये कहती है कि जी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारा असासा है, हमें वो रेमिटेंसेस भेजें, हम उसका बजट के अंदर एक रेशो रखते हैं और इस टाइम पे तो एक्सपोर्ट से भी ज़्यादा रेशो रख दी गई उन्होंने कि जी 33 अरब का टारगेट रख दिया। तो जब हम इतना कुछ रखते हैं तो हमने ओवरसीज़ पाकिस्तानी को दिया क्या है? क्या उसके लिए ये ब्रांड दिया है कि हमने पाकिस्तान से यहाँ से बाहर भेज दिया
उसके लिए हुंडी हवाला और ये सारे कॉन्सेप्ट कहाँ से बिल्ट हुए हैं? ये इसी वजह से बिल्ट हुए हैं। हमारे अब इसके साथ ये कि हमारे ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स के साथ एक दूसरा अदारा है OEC, ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन। अब वो एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक ज़ैली अदारा है, हमारी तरह ही लाइसेंस होल्डर है। अब हम प्रमोटर जो है ओवरसीज़ के, हम साल के अंदर अगर 8,30,000 वर्कफोर्स दिए तो उसमें 6.5 से 7 लाख वर्कफोर्स हम बेचते हैं। सही। हम 2400 प्रमोटर। अब OEC जो है वो उसकी जो फिगर है वो तकरीबन 2 से 3,000 बंदा सालाना भेजते हैं और हम भेजते हैं 7 लाख बंदा। अब 6.5 से 7 लाख जो बंदे भेजते हैं और जो 2,500 से 3,000 बंदे भेजते हैं उस डिपार्टमेंट को भी हम लोग ही चला रहे हैं। अच्छा। उसके भी हमसे पिछले 4 से 5 साल से हम पे लागू कर दिया गया कि जी आप 200 रुपया पर पासपोर्ट, हर पासपोर्ट आप पे करें ताकि हमारा अदारा आपके लिए मार्केटिंग करेगा। ये मतलब आप समझ रहे हैं यानी वही मुझे ऐसा सरकारी इदारा लगता है कि हाँ, मतलब एक वो टोकन सिस्टम लगाया हुआ है कि जहाँ से भी जो है ना वो पैसा हासिल हुसूल हो जाए वो आप ग्रैब कर लें और आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं या आप जो क्रिएट कर सकते हैं, जो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप उससे हाथ झाड़ लेते हैं। ये मुझे नज़र आ रहा है। बाहर मुझे अदनान साहब ब्रेक की तरफ बढ़ना है चूँकि, तो ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू यहाँ से भी करेंगे और दूसरी तरफ इस पर भी बात होगी कि बैरून मुल्क जाने के लिए झांसे तो बहुत दिए जाते हैं, विच इज़ द राइट पाथ, आप किस पैथ के थ्रू जा सकते हैं ताकि आपका पैसा भी ज़ाया ना हो, आपको लोग बेवकूफ़ भी ना बनाएं, आपको किससे रुजू करना है, इन तमाम चीज़ों पर बड़ी बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। सिटी 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। जाने से पहले जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि जो तरीक़ाकार है वो क्या है, क्योंकि हम देखते हैं अदनान साहब के बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक तो बेवकूफ़ बनाया जाता है आवाम को कि पैसा ले लिया, प्राइवेटली जो लोग खोल कर बैठे हुए हैं कंसल्टेंसीज़ एंड फर्म्स, उसके भी बुनियाद पर जो है ना वो बहुत ज़्यादा लोगों को फ्रॉड की नज़र हो रहे हैं, क्योंकि हर शख्स बाहर जाना चाहता है, वो किसी भी तरह जमा पूंजी लगाता है और कहता है कि जी मुझे बाहर भेज दो। तो विच इज़ द राइट पाथ, और क्या ये पाकिस्तान ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर एसोसिएशन का तरीक़ाकार क्या होगा, किस तरह से लोग जाने के लिए राब्ता कर सकते हैं, परस्यू कर सकते हैं और इस फ्रॉड से बच सकते हैं? देखें, जहाँ तक आपने एजेंट माफिया और ये फ्रॉड की प्राइवेट ऑफिस की बात की है, तो मैं तो कहता हूँ कि हमारे वफाक के अदारे जो हैं फौरी तौर पे इसको क्रैक डाउन करें। और पास्ट में भी क्रैक डाउन होते रहे, लेकिन वो एक शॉर्ट पीरियड के लिए होता था और ख़त्म हो जाते थे। जहाँ तक बात कर रहे हैं आप ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स की, तो हम अंडर HR मिनिस्ट्री के आते हैं, हम प्रॉपरली एक लाइसेंस होल्डर होते हैं और जितनी भी डिमांड्स बाहर से जनरेट करके लाते हैं वो यहाँ पे हमारा उसके प्रॉपरली ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के अंडर जो हमारे ऑफिसेज हैं प्रोटेक्टर्स के जो 8 शहरों के अंदर है, वहाँ से हम परमिशन लेके उसको एडवर्टाइज़ करते हैं और जो भी जाने के लिए ख्वाहिशमंद हज़रात हैं वो एडवर्टीज़मेंट के थ्रू या ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की वेबसाइट के ऊपर हमारी पूरी डिटेल्स आती है कि कौन कौन सी कैटेगरी किस ऑफिस के अंदर रिक्वायरमेंट है, किस मुल्क के लिए क्या सैलरी है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। एक तो ये सारी चीज़ आ जाती है। और जहाँ तक बात आप कह रही हैं कि जी पैथ तो मैंने आपको बता दिया। अब जहाँ तक बात है कि ये लोगों की तरफ हम फोकस कैसे करें, देखिए हम ये चाह रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि हमें भी जब आप G2G एग्रीमेंट्स करते हैं, हमारे मिनिस्ट्रीज़ और हमारे गवर्नमेंट के अदारे करते हैं, तो हमें B2B जो कि इतनी ज़्यादा वर्कफोर्स भेजते हैं और रेमिटेंसेस लाने का बायस बनते हैं, हमें भी ऑन बोर्ड लें। जैसे कि मैंने आपको बताऊं कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में पहले भी बोल चुका हूं कि यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर इस टाइम पे 12 से 15 लाख वर्कफोर्स की पर एनम रिक्वायरमेंट है, ईयरली रिक्वायरमेंट है, जिसमें मेल फीमेल सब कैटेगरीज़ दोनों कैटेगरीज़ की है। और उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है कि 14 से 15 कैटेगरीज़ हैं, इसके अंदर आप स्किल्ड वर्कफोर्स भेजें और बेसिक हमारी लैंग्वेज सिखा के भेजें। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारी यूथ के अंदर भी बड़ा प्रॉब्लम है कि हम अपनी यूथ को एजुकेट नहीं कर पा रहे हैं। अब ये देखें, एक पिछले सर्वे के मुताबिक तकरीबन 2.25 करोड़ के करीब हमारे जो पॉपुलेशन है वो अनएजुकेटेड है। अब उस अनएजुकेटेड को हमने एजुकेटेड तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको हम स्किल्ड कर सकते हैं। अच्छा, आप ये देखें कि लास्ट ईयर भी हमारा जो अगर 50 लाख बच्चों ने सिंध के अंदर से अगर मैट्रिक के पेपर दिए, तो उसमें से जो कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया वो 25 से 26 लाख ने लिया। अब 25 लाख वो बच्चा जो मैट्रिक करने के बाद कहाँ गया, कोई फेल हो गया, लेकिन कहाँ गया। अगर हम उसको स्किल्ड कर दें और स्किल्ड करके हम उसको यूटिलाइज़ करें पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में भी, और उसी को सर्टिफाइड करके हम ओवरसीज़ भेजें, तो हम जो लेबर कैटेगरी को भेजते हैं और हमारे ऊपर जो ब्रेन ड्रेन का कॉन्सेप्ट आता है, एक तो वो भी ख़त्म होगा, सैलरी भी इंक्रीज़ हो जाएगी
और वहाँ से रेमिटेंसेस मैं एश्योर कर सकता हूँ कि अगर हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टेकअप करें हमें और हमें टेबल पे बिठाए और हमें एक प्लेटफॉर्म दें, तो हम इसको 35 से 40 अरब डॉलर तक ले जा सकते हैं इजीली। अच्छा, आप कह रहे हैं कि 35 से 40 अरब तक डॉलर तक ले जा जी, सकते हैं बहुत बिल्कुल आराम से। easily तो दूसरी तरफ ये भी खबर थी कि रवा माली साल जो है वो हमें हदफ पूरा करने के लिए 33 अरब डॉलर दरकार है। तो जैसे अदनान साहब बात कर रहे हैं कि बड़ी इजीली हो सकता है, लेकिन प्रॉपर प्लान से नहीं होता कि हमारे यहाँ जो है वो कोई अगर सजेशन दे रहा है या हो सकता है तो उसको इम्प्लीमेंट करा लें। तो अशरफ साहब, एक तरफ तो ये चैलेंज है आपको कि आपने 33 अरब डॉलर का हदफ पूरा कैसे करना है, ये होगा कैसे। दूसरी तरफ सॉल्यूशन अभी आप यहाँ पे शो में बैठ के देख रहे हैं कि वो बात करते हैं एक्सपर्ट्स, लेकिन गवर्नमेंट की सतह पर हमें होता हुआ अमल नज़र नहीं आता, पॉलिसी मेकर्स इस चीज़ को अडेप्ट करते हुए नज़र नहीं आते। तो कैसे होगा ये फिर अशरफ साहब हदफ पूरा? देखिए रमशा, जो हमारे थिंक टैंक है ना, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, उनको ये देखना चाहिए ऑप्शंस क्या हैं हमें आमदनी करने के। अब एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए वो सब बातें कर रहे हैं कि कपड़ा बेचो, दीगर सामान बेचो तो उससे एक्सपोर्ट बढ़ाओ, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी विंडो है कि आप बैरून मुल्क से तरसीलात ज़र कमा के ला सकते हैं, लेकिन उसमें मुश्किलात क्या हैं, उसको हल कैसे करना है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल है। उन्होंने अदाना साहब ने बताया है कि आप एक बंदा है उसको स्किल यानी सर्टिफिकेशन करा दें, उसको कोई हुनर सिखा दें और उसको बाहर भेज दें, तो वो वहाँ मजदूरी या सामान नहीं उठाएगा, कोई हुनर से इलेक्ट्रीशियन बन जाएगा, कोई पेंटर बन जाएगा, तो उसको एक हुनर आ जाएगा। अच्छा, मसला ये कि हमने इन तमाम कामों को इतना मायूब बना दिया इन प्रोफेशंस को कि हम ये करना ही नहीं चाहते। ओहो, इलेक्ट्रीशियन कौन बनेगा जी, पेंटर क्यों बनेगा, वो सीखे, कारपेंटर क्यों बनेगा, जबकि आप देखेंगे ड्राइवर्स की और कारपेंटर्स की और जो स्किल वर्कर्स हैं उनकी हाईली पेड नौकरियां हैं बाहर। अदनान साहब, ऐसा ही है? जी, बिल्कुल ऐसे है जी। मैं आपको बताऊं, फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, फीफा वर्ल्ड कप में लाखों लोगों को रोजगार मिला क्योंकि पूरी दुनिया बनी थी वहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप कतर में। तो यहाँ पे जो मैं बताऊं कि यहाँ से पाकिस्तान से सिक्योरिटी के लिए लोग गए थे और अदनान साहब ने भेजे थे, जो मुझे अभी याद आया। तो अब वो यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी मिली कि पूरा वहाँ पे सब कुछ यानी सिक्योरिटी हम लोग देख रहे थे। उसी तरीके से दूसरी चीज़ें हैं, जैसे अब और भी एक्सपो आने वाली है तो वो पूरी दुनिया से लोगों को हायर करते हैं, तो हम ये अपॉर्चुनिटी हासिल कर सकते हैं स्किल करके सबको। मतलब आप बैठें वो देखें, लेकिन यहाँ क्या है, जो चीज़ जैसे चल रहा है चलने दो, आना होगा आ जाएगा। मगर देखें ना, अब यहाँ पे हम बात करें, जैसे आपने उससे पहले लिंक दिया था कि पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज़ें भी हैं और नेगेटिव चीज़ें भी हैं। अब आप देखें सऊदी अरब हो या यूएई हो, तो पाकिस्तान से लोग जा रहे हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, अगवानी जो पकड़े भी जा रहे हैं, वहाँ भी पकड़े जा रहे हैं, यहाँ पे एयरपोर्ट पे पकड़े जाए। क्योंकि हमें बुनियादी चीज़ ये, सऊदी अरब जाएँ या यूएई जाएँ तो वहाँ होता है बायोमेट्रिक में होता है कि वो सब ममालिक से वो कनेक्टेड हैं। जब आप जाके वहाँ बायोमेट्रिक इमिग्रेशन काउंटर पे जाके करते हैं तो उसका डाटा आ जाता है। अब मैं पाकिस्तानी पासपोर्ट बनवाऊँ, इलीगल काम करूँ, लेकिन जो उसका एक्चुअल डाटा भी आ जाएगा। जब वहाँ जाके चेक होता है वो पकड़ा गया वहाँ पे, अब उसका जब वो चेक हुआ तो उसकी यहाँ पे, क्योंकि बायोमेट्रिक अलग किसी की लगी हुई थी और उन्होंने वहाँ जाके चेक किया तो वो पकड़ा गया। तो कितना बड़ा डैमेज कंट्रोल अब आप है। ये देखें, नहीं वो तो डैमेज है, मगर जो आपके सरकारी इदारे, आप सोचें ना, आपका नादरा शनाख्ती कार्ड कैसे बन गया, पासपोर्ट पाकिस्तानी कैसे बन गया, भाई ये तो इदारों को देखना है ना। अब जो मुतलका इदारे, इतना बड़ा आपको मतलब के सवालिया निशान है आपके ऊपर कि, और किसी एक इदारे पे नहीं आ रहा, वो नादरा पे भी आएगा, हमारे सिस्टम पे भी आएगा, अभी जो आपकी एसोसिएशन है उस पर भी आएगा, तमाम लोगों पे ट्रांसफॉर्म होगा ना। जी बिल्कुल इसी तरीके से, बिल्कुल ठीक कहा अशरफ साहब ने। देखें, इस टाइम पे इस प्लेटफॉर्म पे पहले तो शुक्रिया अदा करूँगा हिज़ एक्सेलेंसी मोहम्मद बिन सलमान साहब का कि उन्होंने हमें सऊदी अरेबिया, हमारी जितनी भी वर्कफोर्स जाती है, मैक्सिमम हमारी वर्कफोर्स सऊदी अरेबिया जाती है, और उन्होंने हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ बात की है कि आपको नेक्स्ट ईयर से हम 1 मिलियन वर्कफोर्स आपसे पाकिस्तान से लेंगे, लेकिन आप हमें स्किल्ड करके दें, आप हमें अच्छी दें, ताकि हमारा जो विजन 2030 है उसको हम कर सकें। आगे फीफा है उसके लिए हमें चाहिए, लेकिन हम वो पाकिस्तान के साथ करने हैं। मैं शुक्रिया अदा करूँगा यहाँ पे हिज़ एक्सेलेंसी मोहम्मद शेख ज़ैद का, ठीक है, यूएई की तरफ से। आप ये देखें, हमारे 17 से 18 लाख वर्कफोर्स वहाँ काम कर रही है, सऊदी अरेबिया में 28 से 30 लाख वर्कफोर्स काम कर रही है। अब यहाँ पे टेकअप करने की ज़रूरत है हमारे अदारों को, हमारे डिपार्टमेंट्स को। हम बार बार चीख रहे हैं कि हमें ऑन बोर्ड लें, हम आपको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर हमें अगर आप लेंगे तो हम आपको एक पूरी फिजिबिलिटी बना के देंगे। आप हमें B2B के लिए हमें ऑन बोर्ड लें तो सही। हम कई गवर्नमेंट्स के अंदर, पिछली पास की सारी गवर्नमेंट्स के अंदर हम अपनी सिफारिशात पेश करते हैं, वो सिफारिशात हमारी जो सर्द खाने में चली जाती हैं, या फिर हमारे ऊपर ऐसी फीसेस की इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है कि आप वर्कफोर्स का काम छोड़ दें और आप साइड पे होके बैठ जाएं। जब हम 7 साढ़े 7 लाख वर्कफोर्स हम भेजते हैं
तो हमें कम से कम एटलीस्ट वो प्लेटफॉर्म देंगे। हमने आपको जैसे बताया कि 35 से 40 अरब डॉलर रेमिटेंसेस लाना कोई बड़ी बात नहीं है। यूरोप को ज़रूरत है। जापान का सेक्टर पिछले 1.5 साल से खुला पड़ा है, लेकिन इंडिया ने वहाँ पे हज़ारों बंदे भेज दिए हैं। इसी तरीके से नेपाल ने यहाँ से जाते हैं, बहुत कम लोगों का शायद नाम सुना होगा कि जापान जा रहे हैं। देखें जी, ये जापान ने तो इतना इजी कर दिया कि उसने कहा कि आप 3 महीने की बेसिक लैंग्वेज सीखें हमारी, और फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से जापान चले जाएं। $2000 सैलरी है, जो कि हम गल्फ़ स्टेट्स में अगर भेजते हैं तो वो 4 से 5 बंदों के बराबर एक सैलरी बनती है एक लड़के की उधर। अब हमें अपने यूथ को भी एजुकेट करने की ज़रूरत है, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने डिपार्टमेंट से कि देखें आप बिल्कुल फ्री एंड फेयर कर दें, हर ओवरसीज़ प्रमोटर्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, ताकि हमारे जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ज़रूरत है और जहाँ पे आपका इंडिया और दूसरे ममालिक ने अपने मजबूत कदम जमा लिए हैं, वहाँ पे पाकिस्तान भी तो जा सकता है। अगर वहाँ पे G2G एग्रीमेंट्स करते रहेंगे तो वो हम फ्रूटफुल रिजल्ट हासिल नहीं कर सकेंगे। हम 2400-2500 प्रमोटर हैं, हम मुल्क की तरक्की के अंदर हम अपना किरदार अदा करना चाहते हैं, कर भी रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला करते भी रहेंगे। हमने ना तो सब्सिडी पे कोई चीज़ मांगी है, बस बात ये कि सपोर्ट हो जाए और जो सजेशंस हैं उन पर ही अमल दरामद हो जाए। तो मेरे ख्याल से जो हम फिगर्स पे बात कर रहे थे वो तो मिनटों सेकंडों में पूरी हो सकती है। इतना बड़ा मसला नहीं है, नियत का फुकदान है, सपोर्ट का फुकदान है। एक और बात ही कि अच्छा साहब जो आप बात कर रहे थे कि ये जो जाली पासपोर्ट बना ली जाते हैं, सऊदी अरब चले जाते हैं, तो वो खबर भी आई थी कि पिछले दिनों FIA इमिग्रेशन ने कार्रवाई की कराची एयरपोर्ट पर, और जो मुलजिम है उसको गिरफ्तार किया गया। अफगान मुसाफिर जा रहा था सऊदी अरब और पाकिस्तानी पासपोर्ट हासिल किया, ज़हीर अहमद उसका नाम है। तो ये इतना आराम से कैसे हो जाता है? उस पर सऊदी अरब का वीज़ा भी लग गया, पासपोर्ट भी बन गया और ये हो जाता है। कितना इससे जो है ना वो डैमेज होता है, ना सिर्फ बैरून मुल्क जाके, पाकिस्तानियों के लिए ख़ुद कितना नुकसान जी। पाकिस्तान के लिए तो बहुत बदनामी है, और आपको मैं बताऊं कि सिर्फ ये एक बंदा नहीं है, हज़ारों बंदों की शिकायत हुई है, जो कि UAE के मैं कई बार खबर दी कि कराची मतलब पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के 22 शहरों पर पाबंदी लगी हुई थी कि वहाँ से अगर अप्लाई करेगा वो UAE नहीं जा सकता मुलाजमत के लिए। अच्छा, ठीक है, हमने खबर भी चलाई जी। ये पहले विजिट वीज़े पे लगी थी, विजिट वीज़े, अब उड़ गई है वो पाबंदी जी। अभी तक कुछ शहरों के ऊपर है। ठीक है ना, वो अशरफ साहब बताएंगे। अब इसमें वहाँ से लोग क्या करते हैं कि वहाँ से जाते हैं विजिट वीज़े पे और UAE जाके वो क्या करते हैं, भीख मांगते हैं। अब वहाँ का जो कानून है ना, अब जैसे क्या है कि अरबी, मैं कुवैत में भी रहा हूँ, मैं दुबई भी गया हूँ, तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर आप उनको नहीं छेड़े ना, जो वहाँ के मालिक हैं, मतलब वो तो मालिक कहलाते हैं, अब उनको अगर आप कुछ नहीं कहेंगे तो आप चलते रहते हैं। वहाँ जब आप उसको हिट किया आपने, तो वो कहता है ये हमारा मुल्क ही कौन है, वो शुरते को बुला लेते हैं, शुरते को बुलाते हैं, उसको गिरफ़्तार कराते हैं, उसके पे शामत आ जाती है। उससे पहले वो वहाँ पे घूम रहा होता है, कभी गाड़ी साफ़ करते हैं, जैसे पाकिस्तान हम कराची में देखो शीशा साफ़ करने आ जाता है, तो वहाँ पे उन लोग को बहुत बुरा लगता है। और वहाँ भीख मांगना, मतलब आप जाएँ तो अभी ये हुआ था कि शेयर हुए थे हमारे साथ कि सऊदी अरब में मतलब कि उम्रे पे भी जो लोग जा रहे हैं जगह जगह बैठे हुए हैं भीख मांगने के लिए। मतलब आप कितनी बदनामी है। और वो उम्रे पे भी जा रहे हैं, वहाँ भीख मांगने के लिए जा रहे हैं, यहाँ पे विजिट वीज़े पे जा, क्योंकि उनके कानून है विजिट वीज़े पे आप नौकरी नहीं कर सकते, कैटेगोरिकली उन्होंने क्लियर किया हुआ है। आप अप्लाई करें यहाँ से वर्क वीज़े के लिए, जो एक प्रोसेस है, अप्लाई करके वहाँ पे जाएं, वर्क परमिट आएगा उस पर जाएं। यहाँ पे लोगों को यहाँ झांसा देते हैं ट्रैवल एजेंट्स, बहुत सारे एजेंट्स भी हैं कि आप पैसे दें हम वहाँ नौकरी करा देंगे। वो यहाँ से जाता है विजिट वीज़े पे, उसका एक टाइम फ्रेम होता है, वो टाइम फ्रेम ख़त्म होता है तो या तो वो गायब हो जाता है, फिर उसके बाद छूटते पकड़ते हैं और उनको डिपोर्ट कर देते हैं। तो ये डिपोर्ट होना बदनामी पाकिस्तान की है। बिल्कुल ऐसे ही। अब इन सारी जो चीज़ें इसमें फिर वही है इदारे, अब जो देखें कि लोग जो जा रहे हैं तो इनको बताएं ना कि भाई विजिट वीज़े पे आप जाएंगे, पता सब है लेकिन चोर रास्ता में है। दूसरी तरफ अन्ना साहब आप जो कह रहे हैं उसमें ये भी ऐड ऑन कर लीजिएगा कि एक एवरेजिंग टाइम कितना है। फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस आपने स्टार्ट किया कि जी मुझे जाना है, आप ड्राइवर भेज रहे हैं, आप कोई भी स्किल वर्कर भेज रहे हैं या प्रोफेशनल, तो कितना टाइम उसको लगता है पूरा प्रोसेस करने में? देखें, जो हम ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स जो भेजते हैं, इसमें हमारा प्रोसेस टाइम जो है 1 मंथ से 45 डेज़ का प्रोसेस है बस। जी हाँ, इतना ही प्रोसेस है। जवाब आ जाएगा कि आप जा सकते हैं। जी 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 जी। सऊदी अरेबिया के लिए 1 मंथ है और दूसरी गल्फ स्टेट्स के अंदर 1 से 2 महीने के अंदर मैक्सिमम आप यहाँ से बाहर वर्कफोर्स भेज सकते हैं। जहाँ तक बात है कि यहाँ पे हमें एजुकेट करने की भी ज़रूरत है। जितने भी विज़िट वीज़े पे जो जाते हैं और वहाँ पे भीख मांगते हैं, एक तो हमें अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाना पड़ेगा और इसका थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस करना पड़ेगा कि यार ये लोग कौन से भेजते हैं।
जब वो वहाँ पे पकड़े जाते हैं, जैसे सऊदी अरेबिया में भी इलीगल पासपोर्ट्स और दूसरे अफगानी पासपोर्ट्स लोग थे जो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे पकड़े गए थे, आप ये चेक करें कि वो इशूइंग अथॉरिटी कौन है और वो किसने इशू किया है, किसने डाटा फीड किया है, ताकि उनके ख़िलाफ़ भी क्रैक डाउन करें। क्योंकि इसमें देखिए मुल्क की बदनामी है, हमारे ओवरसीज़ प्रमोटर्स की बदनामी है, हमारी फ़ौज की बदनामी है, हमारे डिपार्टमेंट्स की बदनामी है, हम सब की ये बदनामी है, भले वो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन हो, प्रमोटर हो, सबकी बदनामी है। देखिए उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे ऊपर सख्तियाँ लागू होना शुरू हो गई। अभी यूएई की तरफ से भी सख्तियाँ लागू होना शुरू हो गई। ये हमारा एज ए पाकिस्तानी, एज ए नेशन और एज ए बिजनेस कम्युनिटी, अब ये देखें ना कि एक शख्स की वजह से या 2-4 लोगों की वजह से लाखों लोगों का नुकसान हो रहा है, और ना सिर्फ लोगों का नुकसान हो रहा है, आप अपने मुल्क के भी जो है ना वो इमेज को ख़राब करते हैं, आप अपने लोगों का इमेज भी ख़राब करते हैं, और वो जो डैमेज है वो साल के लिए चला जाता है, वो एक दिन का, एक फ़र्द का नहीं रहता। तो बहुत शुक्रिया अदनान प्राचा साहब, आप मौजूद थे, अशरफ साहब आप हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों की आमद और वक्त का बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। सिटी 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। अहम खबर आपसे शेयर करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम हो गया है और 100 इंडेक्स 59,000 की सतह को अबूर कर गया है। 100 इंडेक्स में 180 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया, अच्छी खबर है। और इंडेक्स 59,080 की सतह पर इस वक्त ट्रेड हो रहा है। इंडेक्स में 59,502 सतह तक रिकॉर्ड इजाफा देखा गया है। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम होता नज़र आ रहा है इस वक्त हमें, और 100 इंडेक्स 59,000 की सतह अबूर कर गया। अमूमन खबरें आ रही होती हैं कि 100 इंडेक्स जो है वो कम जा रहा है, लेकिन इस वक्त जो है वो नया रिकॉर्ड कायम होता हमें नज़र आया है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम हुआ कि 59,000 की सतह इस वक्त 100 इंडेक्स अबूर कर चुका है, और इंडेक्स 59,080 की सतह पर ट्रेड कर रहा है, और इंडेक्स में 59,502 सतह तक इस वक्त रिकॉर्ड देखा गया है। तो ये खबर हमारे पास आई, हमने आपसे शेयर की कि जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है उसमें नया रिकॉर्ड कायम किया गया है, और इस नए रिकॉर्ड का फ़ायदा ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल है उसमें बेहतरी नज़र आ रही है, और जो इंडेक्स है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अगर पॉइंट्स की बात की जाए तो 100 इंडेक्स में 180 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है, विच इज़ अ रिमार्केबल रिकॉर्ड। और इंडेक्स जो है 59,080 की सतह पर इस वक्त ट्रेड हो रहा है। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड कायम हुआ है, इस हवाले से ख़बर भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अच्छी खबर है स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से, जिनका जो है वो तो हम अपने नुमाइंदे से भी रब्ता करते हैं, अगर अपडेट होगी तो आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। तो अब हम बात करेंगे जनाब, जो हमारी ख़बर है उसको भी शामिल कर लेते हैं कि एफ ग्रेड और जो नंबर्स हैं वो अब ख़त्म कर दिया गया है, और पाकिस्तान में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के जो रिज़ल्ट है उसका निज़ाम है वो किस तरह से होगा। पाकिस्तान में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तहानात के नतीजे में जो है वो जो तरीक़ाकार तैयार किया जाता है और जो रिज़ल्ट का सिस्टम है वो कैसे चेंज किया जाएगा, तो उस हवाले से भी अब ये खबर आ रही है कि जो यूरोपियन सिस्टम है उसको फॉलो करेंगे। दुनिया भर में जो निज़ाम है उसमें फ़ेल का जो ग्रेड है उसको ख़त्म कर दिया गया है। जो मार्क्स की परसेंटेजेस हैं, पासिंग मार्क्स की परसेंटेजेस हैं, उसको चेंज कर दिया गया है। और अब जो नया तरीक़ाकार है उसके मुताबिक इम्तहानात के बाद नतीजा अब नंबरों में नहीं आएगा बल्कि ग्रेड्स में आएगा। और CGPA सिस्टम की तरह से अब जैसे हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं सेमेस्टर सिस्टम होता है, CGPA सिस्टम होता है, उसी तरह से ये जो इंटर और मैट्रिक है उसमें भी CGPA सिस्टम होगा, ग्रेडिंग सिस्टम होगा, और इसकी बुनियाद पर आपको आगे दाखिले भी मिला करेंगे। और हतमी जो ग्रेड पॉइंट्स हैं यानी GPA है उसका वो तयन करेगा कि आपका ग्रेड क्या बन रहा है। तो ये जो सिस्टम आ रहा है अब इसके सिस्टम के ऊपर हम बात करेंगे कि कितना इसका इम्पैक्ट आएगा। इधर जो लोग पहले फेल हो जाया करते थे अब उनको अनसेटिस्फैक्ट्री मार्क्स यानी U ग्रेड दिया जाएगा, तो उस U ग्रेड पे क्या एडमिशन्स मिला करेंगे, उसमें GPA काउंट होगी नहीं होगी, उन लोगों को कहाँ खपाया जाएगा, क्या वो रिवीजन्स करेंगे, ये नया निज़ाम कब होगा, कैसे काम करेगा, इन तमाम चीज़ों पर भी बात होगी। लेकिन अब बात सबसे पहले ये है कि ये नया निज़ाम लागू कब से होगा और क्या इसको प्रैक्टिस किया गया है। हमें ये भी देखना होगा कि किन ममालिक ने इनको प्रैक्टिस किया, किन सिनेरियो में इनको प्रैक्टिस किया और उसका क्या इम्पैक्ट आया। तो ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। हम इस सारे मामले पर बात करने के लिए हमारे पास नदीम साहब मौजूद हैं, नदीम अहमद शाह साहब जो कि एजुकेशनिस्ट हैं। वेलकम टू द शो नदीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
नदीम साहब, सबसे पहले तो ये बात करेंगे कि जो नया सिस्टम आ रहा है, आप इस सिस्टम को कैसे देख रहे हैं और आपकी नज़र में नया निज़ाम जो है वो पाकिस्तान में इम्प्लीमेंटेबल है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? जी, पहले तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये निज़ाम ऑलरेडी हमारे यहाँ चल रहा है यूनिवर्सिटी लेवल्स पर। जितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है वहाँ पर जीपीएस सिस्टम पर रिजल्ट दिया जाता है, बट इंटर लेवल पर और मैट्रिक लेवल पर ये हमारे यहाँ फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। सही, फर्स्ट टाइम इंटर लेवल पर और मैट्रिक लेवल पर फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, लेकिन ये पहले ऑलरेडी वर्किंग में है हमारा। और इसमें ये कि कराची यूनिवर्सिटी हो गई और जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं वो अपने बच्चों के जो रिजल्ट्स होते हैं वो जीपीएस सिस्टम के मुताबिक ही देते हैं। एनडी यूनिवर्सिटी में भी ऐसा ही होता है, जीपीएस सिस्टम से ही। मैट्रिक और इंटर में इसको लागू करने का क्या इफेक्ट आएगा? देखिए, जहाँ तक इफेक्ट्स की बात है तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ ये नाम बदल दिया गया है, ग्रेड्स को, नंबर को हटा के आपने जीपीए कर दिया है। देखिए, एक बच्चा है, सिर्फ नाम बदल दिया गया है और चेंजिंग अच्छी चीज होती है। आप घर में भी अगर फर्नीचर चेंज करते हैं या कलर चेंज करते हैं तो वो अच्छा लगता है, बाहर तो अच्छा लगता है, लेकिन घर तो वैसे ही होता है वो। तो नाम बदलने से के नंबर्स को हटा के हम जीपीए लेकर आ जाएंगे, अच्छा है, मतलब सुनने को अच्छा मिलता है सिस्टम। इंटरनेशनली भी इसकी काफी स्कोप है, मतलब ये सिस्टम है अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह हर जगह पे जीपीए सिस्टम पर है। लेकिन सवाल ये कि जीपीए सिस्टम जब आप ला रहे हैं तो इस जीपीए सिस्टम से, मतलब मेरा एक हुकाम से सवाल है, इस जीपीए सिस्टम से हमारे एजुकेशन स्टैंडर्ड पे क्या फर्क पड़ेगा? तो हमारा जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है वो तो अपनी जगह पे ही खड़ा रहेगा, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा ये टफ हो जाएगा इस सेंस में कि जो बच्चा, देखिए, हर बच्चे की, पढ़ने वाले बच्चे की जो ख्वाहिश होती है वो मैक्सिमम ग्रेड पड़ जाए। जी बिल्कुल। पहले बच्चे का अगर 80% आ जाता था तो A1 ग्रेड कहलाता था, इट्स इनफ। उसके लिए बहुत था, उसकी 90 आ जाए, 91 आ जाए, 94 आ जाए, वो A1 ग्रेड कहलाता था। अब A1 ग्रेड अचीव करने के लिए पहले बच्चा 80% लाता था, अब बच्चे को मैक्सिमम अचीव करने के लिए 95% लाना पड़ेगा। अच्छा, ये थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हो सकती है स्टार्ट में, शुरू में, मतलब उनकी मेहनत का लेवल जो है वो और बढ़ जाएगा, मतलब उनको और मेहनत करनी पड़ेगी। सही। अच्छा, इसमें जो मारा गया वो कौन सा बच्चा मारा गया? जिस बच्चे का 60% पे बी ग्रेड आता था। अब आपने उस बच्चे को 7वें स्टेज पे खड़ा कर दिया लेकर। सही। अब जिस बच्चे बी ग्रेड आ रहा है तो आपने उसको सी के करीब, उसको एवरेज लिख दिया उसको। अब देखिए, आप किसी को भी जब एवरेज का वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो आप उसको अच्छा नहीं समझते हैं, मतलब उसका दिल रखने के लिए बात करते हैं। जब उसको एवरेज बोलते हैं, आप कह रहे हैं कि आपकी बैटिंग अच्छी थी, आप अच्छा पढ़ाते हैं, मैं कितना अच्छा पढ़ाता हूँ, हमने कहा एवरेज। अब एवरेज का मतलब ये कि आपने मेरा दिल रखा, लेकिन अंदर खाना ये था कि वो कोई अच्छा ग्रेड नहीं था। सही सही। एक तो ये बात हो, एक आपने फेल को आपने हटा दिया। फेल इज अ वेरी बैड वर्ड, आप फेल हो गए हो, और उसकी जगह आपने अनसेटिस्फैक्टरी ला के रख दिया जी। तो ये बिल्कुल इस तरह की बात है कि एक बात है तमीज से करने की और एक बात, यही कहती है, इससे फर्क क्या पड़ेगा, आप नाम बदल रहे हैं बस। देखिए, एक बात है तमीज से बात करने की और एक बात है जरा से बदतमीजी से। मिसाल के तौर पे मैं किसी बच्चे से कहता हूँ आप बहुत बदतमीज हैं, तो ये अनएटिकेटेड है बात, मतलब सही नहीं है, ये अल्फाज अच्छे नहीं है, आप बहुत बदतमीज हैं। अब उस बच्चे से मैं कहता हूँ कि यार आप में तमीज नहीं है, तो मफहूम तो मेरा एक ही है ना, मैं उसको यही कहना चाह रहा हूँ। तो फेल का मतलब है कि आप बदतमीज हैं और यू का मतलब है कि आप में तमीज नहीं है। नहीं तो अब इसमें क्या होगा, रिवीजन तो आपने फिर भी करना ही होगा ना, चाहे आप अनसैटिस्फैक्टरी बोले या फेल बोले। दीदी, सब कुछ सेम होगा, वही सिस्टम होगा, वही तरीका होगा, बच्चा फेल होगा, सप्लीमेंट्री में इम्तिहान देगा और वो फिर पास होगा। जब तक वो मार्केट में जो ग्रेड चल रहा है, स्कूलों में, कॉलेजेस में जो ग्रेड चल रहा है, जब तक उस ग्रेड को वो अचीव नहीं करेगा, मतलब मेरे ख्याल में कि इस वक्त जो 60% वाला बच्चा है, 65% वाला बच्चा है, 50, उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये बात, सवाल ये है कि ये जो सीजीपीए सिस्टम को लागू कर रहे हैं तो इसकी जरूरत क्यों पेश आई? जब तमाम चीजें सेम ही हैं, इसका इम्पैक्ट भी सेम ही होगा, तो क्या वजह थी कि ये डिसीजन लिया गया कि जिसको चेंज करें? देखिए भाई, मसला ये है कि ये असल में इसको स्टैंडर्ड लेवल पर ग्रेड सिस्टम को लेकर आ रहे हैं।
हमारा बच्चा जब इंटर करने के बाद बाहर जाता है तो वो 80%, 85% और अकाउंटिंग में इतने, मैथ में इतने, फिजिक्स में इतने, वो इनको नहीं मानते हैं। वो कह रहे हैं कि आपका ओवरऑल जीपीए क्या निकला है। तो असल में जो बच्चे हमारे बाहर जाते हैं किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में, यहीं कराची में जाते हैं, तो उसकी इक्विवेलेंसी फिर निकाली जाती थी जीपीए सिस्टम के मुताबिक। तो हमारे जो इंटर बोर्ड है, मतलब मैं जो समझ रहा हूँ क्योंकि इस पर इतनी डिटेल से भी बात हुई नहीं है, बातें चल रही हैं इसमें। मैं समझता हूँ कि ये इसलिए मार्केट में आया है कि इसमें अभी जो बच्चे आगे चल के बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो उसकी इक्विवेलेंसी निकालने में उनको मसला ना हो, तो सिर्फ ये नाम बदला गया है। और मेरे ख्याल में कि बच्चों के लिए बहुत टफ टाइम हो गया है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर ये भी जरूरी है जानना कि कौन से ममालिक हैं जिनमें मैट्रिक और इंटर सिस्टम में ये CGPA सिस्टम ही मौजूद है, क्योंकि हम देख रहे हैं ना कि चले आपने कहीं इंप्लीमेंट होता हुआ देखा हो तो हमने उसको अडेप्ट कर लिया है और वो सक्सेसफुल मॉडल है तो इसलिए हम अडेप्ट कर रहे हैं। तो क्या ऐसा कोई है आपकी नॉलेज में नदीम साहब? मतलब मैं 100% श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन अमेरिका है, कनाडा, न्यूजीलैंड वगैरह जगहों पे है। और अगर हम यहाँ पर आते हैं, हमारे पाकिस्तान में ही माशाल्लाह इतने सारे बोर्ड्स हैं, कैम्ब्रिज बोर्ड है, सिंध बोर्ड है, आगा खान बोर्ड है। तो हमारा जो कैम्ब्रिज बोर्ड है उसके अंदर भी जीपीए सिस्टम तो नहीं है, लेकिन वहां पर भी ग्रेड सिस्टम है। बच्चों को ए दिया जाता है, A+ दिया जाता है, नंबर्स नहीं दिए जाते हैं। तो किसी हद तक देखा जाए हमारे मुल्क में भी जो इंटर लेवल का बच्चा है, O लेवल का बच्चा है, A लेवल का बच्चा है, जो मैं समझाऊं उनका भी ग्रेड सिस्टम जो है वो है और नंबर सिस्टम नहीं है। बाकी दुनिया में ऐसे ममालिक हैं जहां पर ये सिस्टम लागू होता है, मतलब वहां पर है सिस्टम, नंबर्स पे नहीं करते हैं और बच्चों को फेल बोलना जो है ना बुरा समझा जाता है। अच्छा, हमने ये भी देखा कि पिछले कुछ सालों में ये चीज़ भी कॉन्सेप्ट चेंज हुई कि हमारे यहाँ पहले प्ले ग्रुप नर्सरी से लेकर जो फर्स्ट सेकंड थर्ड की रेस की दौड़ थी उसको भी ख़त्म कर दिया गया ना। उसमें भी ग्रेडिंग सिस्टम ही ले आए थे कि जी आपको A और B मिल जाएगा या गुड और एवरेज और ये बेटर मिल जाएगा। ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड का सिस्टम था तो उससे भी काफ़ी वैसे उसका इम्पैक्ट तो अच्छा आया बच्चों के अंदर, बिहेवियरल के अंदर भी, स्कूल्स के अंदर ओवरऑल एनवायरनमेंट इससे चेंज हुआ कि तमाम बच्चों को इक्वली और उस तरह से इक्विटी पे ट्रीट करने लगे। तो वो रिजल्ट्स तो अच्छे आए हमें जूनियर क्लासेस में नदीम साहब जी। अच्छा देखिए, साइकोलॉजिकली तो इसका इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा, लेकिन मेरा ये सवाल है छोटा सा कि आप अगर ये ग्रेड सिस्टम लेकर आते हो, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। मैं कहता चेंज इज गुड, चेंज बहुत अच्छा होता है, हर चीज के लिए चेंज अच्छा होता है। आप घर में सफाई कर लें, आप फर्नीचर चेंज कर लें, आप कलर कर लें, आप अपने ड्रेस चेंज कर लें तो अच्छा। लेकिन सवाल है कि इस ग्रेड को चेंज करने से क्या हमारे बच्चे के स्टूडेंट का स्टैंडर्ड, जो पढ़ाई का स्टैंडर्ड है, पढ़ाई का मयार है, वो चेंज होगा? तो हमें उस पर इकदाम करना है ना, पहले तो उस पर करना है। मिसाल के तौर पे आपके जो सिलेबस है, इस सिलेबस में आप मुझे बताएं कि फर्स्ट ईयर का बच्चा और जो इंटर का बच्चा है वहां पर कहीं भी कंप्यूटर नाम की कोई चीज नहीं है, अलावा एक सब्जेक्ट है कंप्यूटर का। पूरी दुनिया में बच्चे कॉपी पेंसिल छोड़कर जो बड़ी एज के बच्चे होते हैं, क्लास 8, 9, 10, 11, 12, वो कंप्यूटर खोल के पढ़ाई करते हैं। हमारे यहाँ केमिस्ट्री, उसका भी कंप्यूटर यूजेज है, हमारे यहाँ फिजिक्स है, हमारे मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी, अकाउंटिंग का तो बहुत ज्यादा है। हमारा बच्चा जो है वो इंटर तक, इवन कि ग्रेजुएशन जब करता है हमारा ADC वगैरह जो BCom करता है, उनको भी सिलेबस के अंदर कंप्यूटर पढ़ाने का कोई मतलब कोई सेटअप वहां पर मौजूद नहीं है। तो ऐसे अगर आपने इंग्लिश को कंपलसरी किया हुआ है, जैसे आपने उर्दू को कंपलसरी किया है, मुताला पाकिस्तान, और कुछ चीजें तो इसमें इररिलेवेंट है जो कॉमर्स के स्टूडेंट को नहीं पढ़ानी चाहिए, लेकिन ठीक है, स्टैंडर्ड है, एक मुल्क का सिस्टम है, उस पर चल रहा है। लेकिन इनमें एक वो चीज डाला है जिसका यूजेज आगे चल के बच्चे जाते हैं। देखें ना, एक बच्चा अगर ग्रेजुएशन करके किसी और जॉब पे जाएगा तो वो थोड़ी उसको पेंसिल, कॉपी, जर्नल, लेजर ये सब देगा, वो अपना कंप्यूटर आगे कर देगा। क्या आपको इस कंप्यूटर में कितना काम आता है? तो और अब ये देखें ना कि आजकल जो दौर है नदीम साहब, अब तो है ही सारा डिजिटल वर्ल्ड है में हम रह रहे हैं, IT की दुनिया में हम रह रहे हैं। उसमें अगर हम इन चीज़ों में पीछे रह जाएंगे, और आपने सही बात, बिल्कुल दुरुस्त बात की कि प्रैक्टिकल वर्क की तरफ लेके जाना चाहिए अब हमें। मुझे ऐसा लगता है कि ये ग्रेडिंग सिस्टम से ज़्यादा पहले बेहतरी शायद इस बात की नहीं थी, आप शायद इसको सेकंड करें नदीम साहब आपकी तरफ सवाल लेके, कि क्या हमें अपना निसाब पहले अपग्रेड करना था, अपने पढ़ाई का जो निज़ाम है उसको पहले हम अपग्रेड कर लेते, प्रैक्टिकल वर्क पे ज़्यादा फोकस करते, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की तरफ जाते नदीम साहब। जी बीबी, देखिए एक चीज मैं और बताऊं, हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला बताऊं क्या है? हमारे निसाब में जो बच्चा 16 साल का हो जाता है उसमें तमीज और एथिक्स नहीं होती है। अभी तमीज और एथिक्स स्कूल वाले कहते हैं कि ये बच्चा घर से सीखता है, नहीं, ये स्कूल से सीखता है।
स्कूल में तो आपको पता है मजदूर का बच्चा भी आता है, स्कूल में आपको पता है कि चाय वाले का बच्चा भी आता है, स्कूल में आपको पता है कि ठेले वाले का बच्चा भी आता है। तो आप क्या उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि घर में कोई एथिक चलता होगा? तो स्कूल के अंदर ही उसको एथिक बताई जाए। मिसाल के तौर पे जापान, जिस पर 2 एटम बम गिर चुके हैं, अल्लाह ना करे किसी और मुल्क पे कभी किसी पे गिरे, 2 एटम बम गिर चुके हैं। जापान के अंदर जब बच्चा स्कूल में जाता है तो सबसे पहले उससे झाड़ू दी जाती है। अब चाहे उसमें मिनिस्टर का बच्चा हो, चाहे उसमें एक आम आदमी का बच्चा हो, चाहे उसमें बादशाह का बच्चा हो, लेकिन उसका काम क्या है कि पहले आएगा जो उसने स्कूल में गंद की हुई है उस स्कूल को वो साफ करेगा, झाड़ू देगा। अब आप अपने स्कूल के आप पाकिस्तान में किसी स्कूल के बच्चे से आप झाड़ू करवा के देख लें, आप देखें कितना बड़ा तमाशा शुरू हो जाएगा। ये हमारे कि हमारे जब बड़ा आ जाए हम उसको सलाम करें, हम सर झुका के खड़े हो जाएं। ये हमारे एथिक में, हमारे यहाँ बच्चे अंडर एज बच्चे, अभी आपने सुना 6 लोगों को मार दिया लाहौर में, छोटे छोटे बच्चे बाइक के, अंडर एज बच्चे जिनको ये नहीं पता कि मैं बाइक चला रहा हूँ, मेरे पास लाइसेंस नहीं है, मैं बाइक चला रहा हूँ, उनको ट्रैफिक का सेंस नहीं है, ना वो हेलमेट पहनते हैं। तो हमारा क्या स्कूल बच्चों को ये तरबियत नहीं दे सकता कि आप जब बाइक चलाएं, अव्वल तो आप ना चलाएं जब तक आप 18 साल के ना हो, आपको शनाख्ती कार्ड वो ना बने। जब एजुकेशन में इन चीजों की कमी होगी तो ये सब चेंज करने का फायदा कुछ भी नहीं है, ग्रेड से नहीं, हमें अपने सिलेबस में एथिक्स को लाना चाहिए। अच्छा, क्या वजह है नदीम साहब कि हम बहुत अरसे से बात कर रहे हैं कि हमारा जो सिलेबस है, निसाब है, उसमें तब्दीली होनी चाहिए, और तब्दीलियां कुछ देखी भी गई, लेकिन वो तब्दीलियां भी ऐसी नहीं थी जिससे वाकई हकीकी मायनों में एजुकेशन सिस्टम पे या निसाब में या बच्चों के ऊपर वो तब्दीली नजर आए। तो क्यों नहीं कर पा रहे हम नदीम साहब? देखिए, हमारे यहाँ आपने सुना होगा कोई भी ऐसा हादसा पेश आ जाता है, उसमें हम कहते हैं कमेटी बिठा दी गई है। तो आप मुझे बताएं आज तक उस कमेटी ने क्या नतीजा दिया है, क्या रिजल्ट दिया है? मतलब बैठ के एजुकेशन का सेमिनार हो जाता है, बैठ के सब अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मे भी कहीं ना कहीं लूप आ जाता होगा जिसकी वजह से वो चीज रुक जाती होगी। ये हम काफी जमाने से, मैं आपको सन 2000 के अंदर कॉमर्स के अंदर कंप्यूटर को लाजमी कर दिया गया था, कॉलेजेस में कंप्यूटर लैब्स भी बना दिए गए थे, और बड़ी खुशी की बात थी कि अब कॉमर्स का बच्चा बाकी सब्जेक्ट के साथ साथ जो है वो कंप्यूटर पढ़ेगा। लेकिन अचानक वो सब्जेक्ट को कंपल्सरी से हटा दिया। रीजन उसका भी ये है कि कंप्यूटर पढ़ाने वाले टीचर नहीं थे उस वक्त इतने ज्यादा। दिस इज नॉट अ रीजन, मतलब आप देखें ना, ये रीजन नहीं होना चाहिए था। टीचर हम तैयार भी कर सकते हैं, टीचर हम हायर भी कर सकते हैं, जरा महंगा भी हो सकता है। दूसरी बात है कि हम बच्चों को जो सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे होते हैं सारे, उस बच्चों का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट कोई भी नहीं है। आप इंग्लैंड में, अमेरिका में एक बच्चा अगर फिजिक्स पढ़ रहा होगा तो उसको फिजिक्स को प्रैक्टिकली करके दिखा रहे होंगे। हम तो प्रैक्टिकल काम ही शुरू कर रहे हैं 9 मैट्रिक में, वो भी जो है वो 4-5 प्रैक्टिकल्स उनको रटा दिए जाते हैं, वो लिख देते हैं, वो करके दिखा देते हैं। वो भी नहीं होते हैं अब, वो भी नहीं होते हैं अब प्रैक्टिकल। अच्छा। पहले हम जब स्कूल में थे तो हमारा बाकायदा स्कूल में प्रैक्टिकल लैब होता था। जी, मुझे याद है, हमने भी ऐसे ही किया है। तो हम जाकर वहां पर प्रैक्टिकल करते थे, बोर्ड की टीम आती थी, इतनी स्ट्रिक्ट टीम थी, और जब बोर्ड की टीम आती थी हमारे जमाने में तो कोई हमारे स्कूल का टीचर अलाउड नहीं था अंदर जाना प्रैक्टिकल लैब में, बिल्कुल ऐसा ही है। लोग होते थे। तो अब क्या वो खत्म कर दिया गया, वो भी नहीं है प्रैक्टिकल एग्जाम? जब मैं प्रैक्टिकल कौन सा कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पे एक बच्चा है जो कॉमर्स पढ़ रहा है, तो आप उसको मुख्तलिफ फील्डों में लेके जाएं, आप उसको इंडस्ट्रियों में लेकर जाएं, आप उनको बैंकों में लेकर जाएं, आप उनको मुख्तलिफ इदारों में आप बताएं कि कारोबार किया कैसे जाता है। एक बच्चा अगर केमिस्ट्री पढ़ रहा है तो उसको एक साइंटिस्ट बनना है, तो आप उसको ऐसी जगहों पे ले जाएं वहां पर साइंटिस्ट काम कर रहे हो। सही, इससे बढ़कर कोई एजुकेशन मेरे ख्याल में भी कोई नहीं है। हम बच्चों को लेकर यहाँ याद कर लो, यहाँ से लेकर यहाँ याद कर लो, बच्चा तोता बना हुआ है, याद हो गया तो बिल्कुल ठीक है, याद नहीं हुआ तो बेचारा वो नकल करता है। मसले की बात ये है ना, देखें, अब याद करने से ज्यादा अब हर चीज आपके एक क्लिक पे मौजूद है। नहीं समझ में आ रहा, नहीं आ रहा, आप देख लेंगे, आप ढूंढ लेंगे, आप उसे तलाश कर लेंगे। अब इतना मुश्किल नहीं है कि आपने जी सारे पहाड़े ही याद रखने हैं, आपने तमाम जो चीज़ों को रटना ही है। अब तो ऐसा दौर है कि एक क्लिक पे एक चीज़ में, मोबाइल में, हर चीज़ में, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, हर चीज़ आप लिखें और अवेलेबल है। तो अब हमें वाकई प्रैक्टिकल जो आपने
अपना निसाब है उसकी तरफ आना होगा, अपना जो एजुकेशन का सिस्टम है उसको रीडिज़ाइन करना होगा, रादर देन कि ग्रेड सिस्टम तो हो रहा है, चलें ठीक है, जैसे कि शाह साहब ने भी कहा कि अच्छा है, चेंज इज़ ऑलवेज गुड, लेकिन हम ये भी देखना चाहेंगे कि हमारा जो पढ़ाई का तरीक़ाकार है उसमें अगर तब्दीली आ जाए और उस निज़ाम में जिद्दत लाई जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया नदीम अहमद शाह साहब, आप मौजूद थे, आपने हमें वक्त दिया, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हम यहाँ पर ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद अपने अगले सेगमेंट में हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। अहम खबर इस वक्त आ रही है, औरंगी टाउन में डकैती की वारदात भी हुई और जो डकैती में मुलव्विस हैं उन मुल्जिमान को गिरफ्तार कर दिया गया है और 3 मुल्जिमान हैं जिसने पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इनको गिरफ्तार किया गया है और मुल्जिमान डकैती के वक्त घर में मौजूद है। इसी पर बात करेंगे, हमारी नुमाइंदा अनुषा जाफरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अनुषा, अपडेट कीजिएगा, कितने मुल्जिमान गिरफ्तार हुए हैं? 3 मुल्जिमान उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे क्या घर में जब उस वक्त गिरफ्तार किया गया? और इस वक्त खबर ये आई है जिसकी डिटेल्स भी हम जानेंगे, लेकिन औरंगी टाउन में पुलिस मुकाबला हुआ और पुलिस एहलकारों ने डकैती में मुलव्विस 3 मुल्जिमान हैं जिनको गिरफ्तार कर लिया। औरंगी टाउन में पुलिस एहलकारों की डकैती में मुलव्विस 3 मुल्जिमान की गिरफ्तारी सामने आई है और मुल्जिमान ये बताया जा रहा है, जिसको कंफर्म भी करेंगे, कि उस वक्त डकैती करते हुए घर में ही मौजूद है जहां से पुलिस की तरफ से इनको गिरफ्तार किया गया है। तो औरंगी टाउन में ये हुआ वाक़या से पहले भी हमने देखा कि औरंगी टाउन में जो घर में डकैती है उस पर मुज़ाहमत की गई, वहाँ पर भी डकैत पकड़े गए। तो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त स्ट्रीट क्राइम है और डकैती की वारदातें हैं उनमें इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पर औरंगी टाउन की अगर बात कीजिए तो मुख्तलिफ पिछले गुज़िश्ता हफ्ते के अंदर हमने देखा कि 2 से 3 इंसिडेंट्स अभी तक सामने आ चुके हैं, जबकि पुलिस की तरफ से गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं और लेकिन उसके बावजूद वारदातों में कमी नहीं आ रही है। एक के बाद दीगर इस तरह के इंसिडेंट्स नज़र आ रहे हैं और इस तरह की रोकथाम के लिए क्या करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जब भी बात करते हैं कि ये डकैती की वारदातें या इन मुल्ज़िमान को जब तक आप कैफ़र किरदार तक नहीं पहुंचाएंगे ये मसाइल हल नहीं होंगे। तो गिरफ्तार मुल्ज़िमान में एक SSP साउथ का मुखबर है और दूसरा जो है वो SHO डिफेंस शौकत अवान 2 मरतबा बुलाने के बावजूद पेश नहीं हुए, ये बताया जा रहा है अभी। और दूसरी तरफ ये भी सामने आया कि इन 3 मुल्ज़िमान को जो गिरफ़्तार किया गया उनमें SHO की मुआवनत भी शामिल है। तो सवाल यही उठते हैं कि जब तक थाने मौजूद होते हैं और उनको पता होता है कि उनके इलाके में क्या हो रहा है, गिरफ्तार मुल्ज़िमान में जैसे आप देख भी रहे हैं स्क्रीन पर कि एक SSP साउथ का मुखबर भी है और साथ में, तो तमाम लोगों को जो है ना वो इन पर कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत है ताकि इस तरह के इंसिडेंट्स को रोका जा सके। और ये जो बार बार वारदातें हो रही हैं, ये जो बार बार हम देख रहे हैं डकैतियाँ, चोरियाँ, गलियों में मोबाइल छीनने की वारदातें, पैसे छीनने की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है, तो इसकी रोकथाम के लिए फ़ौरी तौर पर स्ट्रिक्ट एक्शंस की ज़रूरत है, जो कि अभी हमने देखा कि पुलिस की तरफ से होता हुआ हमें दिखाई भी दे रहा है। तो ये तो अभी खबर सामने है हमारे पास औरंगी टाउन के। इसके अलावा अगर कराची के दीगर इलाकों की बात की जाए तो वहाँ पर भी हमने गुज़िश्ता दिनों भी शो में बात की थी कि स्ट्रीट क्राइम में बहुत ज़्यादा इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। उसकी एक तो बहुत बड़ी वजह यह है कि बेरोज़गारी है, दूसरी बड़ी वजह यह है कि गुर्बत है, महंगाई में इजाफा इस कदर होता जा रहा है कि लोगों के लिए जो गुज़र बसर है अपना करना वो मुश्किल होता जा रहा है। तो नौजवान नस्ल के लिए ईजी एक्सेस है, बहुत सारे लोग तबाही के दहाने पर इस वक्त खड़े हुए हैं, चोरी में, डकैती में मुलव्विस होते जा रहे हैं। नौकरियों की कमी की वजह से डिग्रियां लेकर फिर रहे हैं लेकिन नौकरियां नहीं हैं, और जो लोग नौकरियां कर भी रहे हैं उनमें तनख्वाहों की जो इतनी कमी है कि जिसकी वजह से वो ऐसे काम करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो ये ख़बर जो हमारे साथ सामने आई औरंगी टाउन में जो ये मुल्ज़िमान पकड़े गए हैं, इसी पर बात करेंगे। जवाद आसिफ हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, इस पर बात कर लेते हैं। तो जवाद बताइएगा, ये 3 मुल्ज़िमान, ये कहा गया कि डकैती करते वक्त उस घर में ही मौजूद थे जहाँ से इनको गिरफ्तार किया गया, तो किसने पुलिस को बताया, क्या तफसील है आपके पास? जवाद आसिफ से रब्ता नहीं हो पा रहा है। गिरफ्तार मुल्ज़िमान में से 3 को अदालत भी पहुंचाया गया। केस की समाअत जो है वो कुछ देर में शुरू होगी, ये भी कहा जा रहा है। और आपने देखा कि औरंगी टाउन में जो पुलिस एहलकार हैं उनमें डकैती की में मुलव्विस 3 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया है। और ये औरंगी टाउन में घर में डकैती की वारदात का केस भी सामने आया और गिरफ्तार DSP का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी मुकम्मल कर दिया गया, सिटी कोर्ट पहुंचा दिया गया उनको। तो ये तमाम खबरें भी इस वक्त सामने आ रही हैं। बहरहाल मैं बात ये कर रही थी कि जो कराची के हालात हैं ख़ास तौर पर, उसको कंट्रोल करने के लिए जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं, इनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और कंट्रोल ऐसे ही होगा
जब ना सिर्फ एक सेक्टर पे नहीं कि आप जी जनाब मुल्ज़िमान को पकड़ें और उनको छोड़ दें, जेल में डाल के छोड़ दें, उनको कैफर किरदार तक पहुँचाना और टाइमली पहुँचाना, उनको निशान इबरत बनाना ज़रूरी है, वरना ये इंसिडेंट्स नहीं रुकेंगे, हालात में बेहतरी नहीं आएगी। हम बहुत अरसे से बात कर रहे हैं, साल से एक वेव आता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और अभी भी शायद उस वेव का हम शिकार हैं। उसकी वजह अभी जैसे मैंने पहले भी आपको जिक्र किया कि जॉब्स का ना होना, महंगाई का होना, तनख्वाहों की कमी का होना, ये तमाम फैक्टर्स हैं जो कि इन्वॉल्व करते हैं स्ट्रीट क्राइम को। लोग इसकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर ईजी है। दूसरी तरफ ये कि हमने इसके और भी कॉजेज़ पे जब बात की थी तो ये कहा गया कि एक तो नमूद नुमाइश का फैक्टर बहुत ज़्यादा मुआशरे के अंदर आम होता जा रहा है कि हर शख्स एक रेस में लगा हुआ है कि अच्छे से अच्छा फ़ोन, अच्छे से अच्छा ब्रांड का कपड़ा, अच्छे से अच्छी चीज़, अच्छी से अच्छी गाड़ी उसके पास हो। तो जनाब उस रेस में शामिल होने के लिए शॉर्टकट्स लोग ढूंढते हैं और ऐसे गैर कानूनी रास्ते और ऐसे अनसेफ रास्तों की तरफ जाते हैं। बहरहाल हमें इसकी रोकथाम के लिए जो है वो इक़दाम होने की ज़रूरत है, सख्त सज़ाएँ देने की ज़रूरत है ताकि निशान इबरत बनाया जा सके और स्ट्रिक्ट एक्शन किया जा सके। बहरहाल सिटी एट 10 में रमशा कमल और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आपसे फिर मुलाकात होगी मंडे को होगी अब 10 to 12, और आप अपना ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।